हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 को थोरोली डिस्कस किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और डायग्राम्स के थ्रू हमने जो चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आज जो है हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपकी जो 11th क्लास की जो स्टडीज़ है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहें। तो फर्स्ट आज जो टॉपिक है हमारा वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। देखो, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन को बताया था कि किस तरीके से हम प्लांट्स या एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे या डिसिमिलैरिटीज है उन बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इट इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। देखो गाइस कि यहाँ पे हम अपना कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। हमें साइंस को फॉलो करते हुए ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना है ग्रुप्स में या फिर उनके सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सिमिलैरिटीज होंगी तो कुछ डिसिमिलैरिटीज भी है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही वास्ट है। अब वास्ट होने की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सेम करेक्टर्स एक्वायर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट करेक्टर्स एक्वायर करते हैं। वी हैव टू discriminate in between the two groups and differentiate them into subgroups and placing the group in a hierarchy of categories। अब हायरार्की मैंने आपको बताया था कि एक टाइप के लेवल की हम बात करते हैं, जैसे कि हमने टेक्सोनोमी कैटेगरीज या टेक्सोनोमी हायरार्की की बात की थी। उसमें हम क्या देखते हैं कि हमने इस सिस्टम को एक किंगडम में डिवाइड किया, फिर फाइलम में, फाइलम जो है एनिमल्स के लिए यूज करना है और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कैटेगरीज के बेसिस पे एक हायरार्की तैयार करेंगे, एक ऐसा लेवल हम तैयार करेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो भी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको हम असाइन करते हुए अपने पूरी बायोडाइवर्सिटी को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो नाउ व्हाई वी नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, हमने देखा कि क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके फाइन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तो वास्ट है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी, ऐसा क्यों किया हमने कि हमें पूरी अपनी बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करना पड़ गया। तो अब ये हम देखते हैं कि क्या ज़रूरत थी इसके पीछे। विदाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जब तक हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं होगी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात है कि अगर एक या दो या तीन ऑर्गेनिज्म किसी भी ग्रुप के जब हम स्टडी कर लेते हैं उनके बेसिक करेक्टर की हमें जानकारी होती है, जिससे पूरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से जान सकते हैं और उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम दो तीन ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टडी कर लेते हैं तो बाकी ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमारे लिए थोड़ी सी इजी होती है। विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ऑब्वियसली, अगर जब कोई सिस्टम ही नहीं है क्लासीफाई करने का, देन हाउ कैन वी क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि देखो, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स है, ऑब्वियसली अगर मैं कुछ नाम लूँ यहाँ पे लाइक मैंगो, पोटैटो, कैरेट, एप्पल, ग्रेप्स, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिए हैं। अब मैं पूछूं मैंने कौन कौन से नाम लिए हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो मैम कुछ फ्रूट्स के नाम थे और कुछ वेजिटेबल्स के नाम थे। तो इसका मतलब आपको अभी जब आप छोटे थे तब तक तो आपको नहीं पता था कि क्लासिफिकेशन क्या है। हम बस ये मानते थे कि ये कुछ फ्रूट्स होते हैं विच कैन बी ईटन एज रॉ, और कुछ हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको भी हम कच्चा खा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हमने क्या देखा है कि यहाँ पे अब जब कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तभी तो आपने माइंड लगाया कि ये तो पर्टिकुलर फ्रूट में आएगा और ये वेजिटेबल्स में आएगा। तो अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी। बिल्कुल सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म एक जगह तो नहीं रहते ना। लाइक हम क्या देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड पर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाटर में हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्लाइट करते हैं। तो लैंड, एयर एंड वाटर,
तो ऐसे 3 टाइप के हैबिटेट्स जो है या लोकेलिटी हमें नजर आती है। अब ऑब्वियसली जो एयर में रह रहा है, मतलब जो बर्ड्स हैं ऑब्वियसली दे आर फ्लाइंग, ठीक है। अब जब ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग हो गई है। अब जो पानी में रह सकते हैं उनका बॉडी सिस्टम अलग है, मतलब उनमें या तो गिल्स हैं, जैसे फिशेस की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से वाटर में भी रेस्पायर कर सकते हैं। जो लैंड पे हैं उनमें लंग्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक लोकेलिटी बदलते ही हमारा जो कम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म की वो चेंज होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब ऑर्गेनिज्म की लोकेलिटी अलग होने की वजह से ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी वास्ट हो गई है और उनको हमें उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड। अब हम क्या देखते हैं, आप जैसे सुनते होंगे बेटा कि आपने ये सुना होगा कि डायनासोर का कोई म्यूजियम है। आप म्यूजियम में गए, आपने डायनासोर देखा, क्या रियल लाइफ में आपने देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, सिर्फ उनके फॉसिल्स मिलने की वजह से उनकी बोन्स की स्टडी को करते हुए हमने एक अपना इमेजिनेशन तैयार किया कि हाँ, कुछ इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म कभी रहा होगा और वो किस तरीके से चलते होंगे, उनकी बॉडी कैसे काम करती होगी। डायनासोर में भी कुछ फ्लाइंग भी थे, कुछ फायर भी प्रोड्यूस करते थे अपने माउथ से। तो ये आपने देखा कि बहुत ही बड़े और भयानक जो थे ये जानवर थे। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं होगा देन हाउ कैन वी स्टडी द पास्ट ऑर्गेनिज्म, तो वो चीज हमारे लिए डिफिकल्ट होती। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन नोइंग रिलेशनशिप अमंग्स द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सिर्फ एक क्लासिफिकेशन की वजह से डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं हमारे, उनमें जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है उसके बारे में पता चलता है। बट इट आल्सो गिव्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो जो इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज है हमारी, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ या नॉर्मल, जैसे कि आपने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या 9 में पढ़ा है कि हम सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन जो हमारा हुआ है, वो हमने देखा कि पाइसेस है, मतलब फिशेस है। देन हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे, एम्फीबिया, ठीक है। अब एम्फीबिया के बाद आपने देखा कि ओके रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के बाद आपने देखा कि बर्ड्स है, और बर्ड्स के बाद आपने देखा बेटा कि यहाँ पे मैमल्स भी हैं। ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर है, और ये कब पॉसिबल हो पाया, जब हमने पूरी क्लासिफिकेशन को अच्छे से अरेंज किया। ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफाई करते हैं तब हमें इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में भी पता चलता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ, अब हमने देखा कि नीड थी, बिल्कुल थी। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीशीज। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वजह से सभी टाइप के जो हमारी स्पीशीज हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किया जा सकता है। टू इवॉल्व ए नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच शुड इंडिकेट ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। ये जैसे मैंने आपको बताई दिया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बिना जो पास्ट ऑर्गेनिज्म थे हमारे, उनकी स्टडी या उनकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी हार्ड थी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक नेचुरल या फाइलोजेनेटिक सिस्टम को तैयार करता है जो डिफरेंट स्पीशीज की ओरिजिन कैसे हुई, मतलब कि वो किस तरीके से उन्होंने बनना शुरू किया और उनका धीरे धीरे उनमें एडवांसमेंट या कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखने को हमें मिली। हेल्पिंग इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल कि क्लासिफिकेशन की वजह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो गाइस, जैसे कि हमने कहा कि लाइक लिजर्ड, स्नेक, पैरट, फिश, कैमल एंड फ्रॉग। आप देखिए मैंने कुछ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स का नाम लिया है, लेकिन अब मैं पूछती हूँ कि इनमें रेप्टाइल्स क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि मैम स्नेक और लिजर्ड रेप्टाइल्स है। और बर्ड का पूछती हूँ तो पैरट, मैमल्स में पूछती हूँ तो कैमल, और पाइसेस मतलब फिशेस आ गई हैं। और अगर मैं एम्फीबियंस का पूछा तो आपने कहा फ्रॉग। आपने देखा कि ये छोटे छोटे करेक्टर्स आपके माइंड में कहीं थे, क्योंकि आपने 9th क्लास में जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है। तो क्या है कि कुछ करेक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके पर्टिकुलर ग्रुप में जो है फिट कर सकते हैं। टू अरेंज स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, बिल्कुल कि आप क्या करेंगे बेटा कि जो स्पीशीज है उनको हमें अरेंज करना है।
अरेंज किस बेसिस पे करते हैं? सिमिलैरिटीज जो होंगी उसको एक साइड लेके जाएंगे, डिसिमिलैरिटीज होगी उसको एक साइड लेके जाएंगे। जैसे ही आपने ऐसा किया, आपने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म था वो आसानी से जो है वो डिवाइड हो सकता था और डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट किंगडम या ऑब्वियसली उसकी जीनस है उसमें उसको असाइन किया जा सकता था। तो ये थी हमारी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। सो नाउ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, चैप्टर जो है डायग्रामेटिक नहीं है बिल्कुल भी, डायग्राम बहुत रेयर हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा थियोरेटिकल है जो आपको अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो आप बोर ना हो, ये आपका बेस है और ये आपको तैयार करना भी पड़ेगा। 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 मेन टाइप्स हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइटोजेनेटिक। फर्स्ट जो है आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा। बाकी के जो 2 सिस्टम होंगे इन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या? इट इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच यूजेस 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ध्यान दे बेटा, यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करने वाले। अब आप बोलोगे कि मैम मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल फॉर्म्स की हम बात करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि आउटर से अगर आप बाहर से देखते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर जो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। या अगर प्लांट है तो प्लांट को आपने देखते ही बोला कि मैम ठीक है, इसमें स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है, फ्रूट्स है, रूट्स है, ये तो आपने देखते ही बता दिया। लेकिन अगर अब मैं पूछती हूँ कि लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एक सिंपल सा ये सिस्टम है हमारा क्लासिफिकेशन का, जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसिडर करता है अपने जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। अब कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हैबिट या हैबिटेट को भी यूज किया। मतलब अभी तो मैंने बताया कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते ही हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना था, लेकिन कुछ नहीं क्या किया। हैबिट क्या है? मतलब ऑर्गेनिज्म, हैबिट का मतलब अब हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं कि कार्निवोरस हो, मतलब जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, कुछ शाकाहारी हैं, हर्बीवोर्स हैं, कुछ ओमनिवोर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किनकी हैबिट है। तो हैबिट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना या हैबिटेट पे, जैसे मैंने बताया कि एयर, लैंड और वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन बेसिस पे भी हम अपना क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सारा हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में था। सो एरिस्टोटल ने क्या किया? एनिमल्स को 2 तरीके से या 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एनाइमा एंड एनाइमा, ठीक है ना? एनाइमा में क्या होगा? आरबीसी होंगी। आरबीसी का मतलब क्या है बेटा? रेड ब्लड सेल। तो जिनमें ऑर्गेनिज्म में आरबीसी होगा एनाइमा, और एनाइमा विदाउट आरबीसी जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होगा। आगे ऐसे ही एरिस्टोटल ने हैबिटेट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, जो मैं आपको पहले बता भी चुके हूँ। एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहेगा, और वाटर में क्या रहेगा? फिश है, ओके। अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो, मैंने जस्ट आपको एक रेफरेंस दिया है। टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स लैंड, जो लैंड पे रहेंगे। तो नॉर्मल एलिफेंट कह देते हैं, ठीक है, जो लैंड पे रहेगा, या टाइगर। देन एरियर, जो एयर में है, हवा में है, मतलब बर्ड्स विच कैन इजीली फ्लाई इन एयर। तो आप देख रहे हैं कि किस छोटी से छोटी बातों को लेके जो है साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं। नाउ दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज सम ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या कि कुछ चीज़ों को अभी भी कंसिडर नहीं किया गया था, तो कुछ कमियां थी यहाँ पे। देखते हैं वो क्या थी। इट डज नॉट स्टडी होमोलॉजी। आर्टिफिशियल सिस्टम ने होमोलॉजी को डिस्कस नहीं किया, स्टडी नहीं किया। अब होमोलॉजी है क्या? रिलेशनशिप ऑफ कंपेरेबल स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम ए कॉमन फॉर्म। मतलब कॉमन फॉर्म से जो डिफरेंट कैरेक्टर्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो आए हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या है वो आपस में उनकी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज क्या थी, तो वो चीज़ों को स्टडी नहीं किया गया इस आर्टिफिशियल सिस्टम में। दिस सिस्टम इंक्लूड ओनली मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। मतलब यहाँ पे सिर्फ इकोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को ही स्टडी किया गया, जिसका कोई एक्चुअल टेक्सा या कोई स्टेटस भी नहीं था। तो सिर्फ एक एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हुए तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी जरूरी था, जो कि कंसिडर नहीं हुआ था। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी नेचुरल रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कोई ऐसा नेचुरल रिलेशनशिप नहीं बता रहा था। यहाँ पे तो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी था, रेट्रोग्रेसिव भी था, तो अलग अलग टाइप के इवोल्यूशंस भी थे। तो एज सच कोई नेचुरल रिलेशनशिप यहाँ पे ये नहीं बता पाए।
सम करेक्टर्स गेट चेंज्ड विद एनवायरनमेंट, बिल्कुल कि कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं या अडेप्टेशंस होती है ऑर्गेनिजम्स की जो इन्वायरमेंट के साथ चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे ये भी कंसिडर नहीं हुआ। देन लास्ट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब जैसे बर्ड्स हैं या बैट्स हैं, उनको सेम कंसिडर कर लिया गया, तो ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट था, बैट्स और बर्ड्स तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी क्या किया कि ठीक है बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं, बैट्स भी फ्लाई करता है, तो उसको सेम ग्रुप में ला के रख दो, जबकि ऐसा नहीं था। तो आई थिंक यहाँ तक के जो टॉपिक रहे आज हमारे, वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। और वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा टाइम डिवोट आपको करना है और टाइम लगा के आप अच्छे से स्टडी करें। और कुछ बच्चे जो हैं वो नोट्स की डिमांड करते हैं, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, ये जितना जैसा मैं राइट करती हूँ बेटा, वो एक्चुअल में आपके नोट्स हैं, ठीक है ना। इससे बेहतर नोट्स आपको नहीं मिल सकते, इनको आप नोट डाउन करें ताकि ये आपकी क्या हो, आपको क्विक रिवीजन में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि देखो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बुक को उठाएं, है ना। मतलब बुक का तो यूज़ करना ही है, ऐसा नहीं है कि बुक को यूज़ नहीं करना है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए या आगे जब भी आपकी फर्दर स्टडीज़ रहती है, तो ये जो नोट्स आप जो बनाओगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप मतलब ये ना सोचे कि मैम अब नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको इस ढंग से ही पढ़ा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, ताकि आपके एक्चुअल में नोट्स बने और आप पेपर में आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो ऐसी यूज़फुल सजेशंस और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।